हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एवरेज ड्यू डेट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों भी आपको नीचे मूविंग टेक्स्ट पे दिख जाएगी। डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। आप लोग अपने रजिस्टर्स में जहां पे भी आप नोट्स बनाते हैं फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल देना, चैप्टर का नाम एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, और लिख लेना दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट हर स्टेप में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन बन जाएगा, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आते हैं वो मोस्टली 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसमें से बन के आ ही जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर किसी भी हाल पे आप छोड़ नहीं सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई 5 नंबर का सवाल आ रहा है और चैप्टर भी बहुत ईजी है। इस चैप्टर में ना तो बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है, ना बहुत इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना है, ना इसमें कोई लेंदी क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो सब कुछ इस चैप्टर में अच्छा है, तो आप आराम आराम से इसको कर लेना। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपका बेस बिल्ड करता हूं कि भाई एवरेज ड्यू डेट होता क्या है, क्यों हमें चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोज 2 व्यक्ति है, एक को मैं बोल देता हूं मिस्टर ए, दूसरे को मैं बोल देता हूं मिस्टर बी। अभी खाली आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है, जो लिखना होगा वो मैं आपको सब बता दूंगा। खाली आप बेस बिल्ड कर रहा हूं मैं आप लोगों का, आप समझ पाओ कि एवरेज ड्यू डेट होता क्या। तो मैंने बोला 2 व्यक्ति है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचता है, सेल करता है गुड्स 4000 रुपीज के। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं चलो मिस्टर ए कौन है, सेलर है, मिस्टर बी बायर है। ठीक है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 4000 के कुछ गुड्स बेचता है उधारी पे, क्रेडिट पे। ठीक है, और बोलता है कि भाई देखो ये 4000 रुपए के मैं गुड्स तुमको बेच रहा हूं, इसकी पेमेंट मेरे को चाहिए, अरे इसकी मुझे पेमेंट चाहिए कुछ भी ले लेते हैं 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक मेरे को पेमेंट चाहिए इस गुड्स की। जो मैं 4000 के गुड्स में आज बेच रहा हूं आपको, मुझे 20 अगस्त तक इसकी पेमेंट चाहिए। ठीक है, सपोज आज की डेट ले लेते हैं, सेल की डेट भी आज की डेट ही ले लेते हैं। आज का डेट है 4 अगस्त है, नहीं 5 अगस्त है, सॉरी। तो 5 अगस्त आज की डेट है। तो 5 अगस्त को मिस्टर ए मिस्टर बी को 4000 रुपए के गुड्स उधारी पे बेच रहा है और कह रहा है कि इसकी पेमेंट मेरे को 20 अगस्त तक चाहिए। दैट मीन्स 20 अगस्त इसकी ड्यू डेट बता रहा है वो। ठीक है, तो अब यहां पे होता क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होती है दोनों पार्टीज में, बायर और सेलर में। प्रैक्टिकली एग्रीमेंट क्या होती है, जो ये पेमेंट की ड्यू डेट है 20 अगस्त की, सेलर कहता है कि भाई अगर तुम ये पेमेंट 20 अगस्त के बाद पे करोगे, अगर ड्यू डेट के बाद यानी लेट पे करोगे, तो मैं आपसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी से, मिस्टर बी भाई तुमने अगर पेमेंट करने में देर कर दी, 20 अगस्त के बाद अगर आपने पेमेंट करी तो मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज भी करूंगा इसके ऊपर। साथ ही साथ अब मिस्टर बी क्या कहता है मिस्टर ए से, ठीक है मैं मान गया आपकी बात, अगर मैं देर से पेमेंट करूंगा तो आप मुझसे इंटरेस्ट ले लेना, लेकिन अगर मैंने पेमेंट आपको जल्दी कर दी, सपोज मैंने पेमेंट 20 अगस्त के पहले ही कर दी, तो अगर मैं आपको ड्यू डेट से, एग्री ड्यू डेट से पेमेंट पहले कर रहा हूं तो आप मेरे को कुछ रिबेट भी दोगे। डिस्काउंट बोल दो, रिबेट बोल दो, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी सपोज ले लेते हैं, जो भी एग्रीमेंट हो सकती है, पार्टीज के बीच की एग्रीमेंट की बात है, मैं 10% ही ले लेता हूं। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लेते, एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 4000 के गुड्स उधारी पे बेचे। आज की डेट में मान के चल रहा हूं 5 अगस्त।
ड्यू डेट हो गई 20 अगस्त की। सेलर ने बाहर से बोला, यानी मिस्टर ए ने मिस्टर से बी से बोला, अगर आप पेमेंट 20 अगस्त के बाद करोगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 10% पे। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बोला ठीक है मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन अगर मैं पेमेंट जल्दी कर देता हूं, मैं 20 अगस्त से पहले पेमेंट कर देता हूं, अर्ली पेमेंट कर देता हूं, तो फिर मुझे आपसे कुछ रिबेट या डिस्काउंट चाहिए, वो भी सपोज 10% की बात हुई। अब यहां पे क्या है, ट्रांजैक्शन एक ही हुई है, एक ही ड्यू डेट है, एक ही ड्यू डेट है, तो कहानी बहुत सिंपल है भाई। सिंपल बात हो गई कि अगर पेमेंट 20 अगस्त के बाद होती है तो मिस्टर ए मिस्टर बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और पेमेंट अगर 20 अगस्त से पहले होती है तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ डिस्काउंट देगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कहानी। तो यहां तो आप कहोगे तो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल केस है, ये तो हम 11th क्लास में भी पढ़ते ही थे ऐसा कुछ कुछ, ये इसको हम बेसिकली कैश डिस्काउंट भी बोलते थे, इंटरेस्ट जो भी है, हम ये सारी चीजें पहले से जानते हैं। तो यहां पे एवरेज ड्यू डेट का क्या मतलब हुआ। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, क्या प्रैक्टिकली मिस्टर ए और मिस्टर बी में क्या एक ही सेल होगी 4,000 रुपए की पूरे साल में, और कोई सेल नहीं होगी, या पूरा साल छोड़ो, एक पर्टिकुलर मैं टाइम पीरियड बोल लूं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या एक ही बार सेल होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं बड़ी बड़ी बिजनेसेस में, उसमें कई सारी ट्रांजेक्शन चलती, कोई एक सेल नहीं होके रह जाती, कई सारी सेल होती है। तो मान लो इसको मैं सेल नंबर 1 बोल देता हूं, ऐसी कई सारी सेल होगी। सपोज सेल नंबर 2 हुई, सेल नंबर 2 हुई, कोई भी डेट ले लो, सपोज एक 7 अगस्त को सेल हुई, ये 10,000 की सेल हुई, इसमें एग्रीड ड्यू डेट इन्होंने बोला, एग्रीड ड्यू डेट है भाई 24 अगस्त। सेम कहानी कि 10,000 रुपए की सेल उधारी पे हो रही है, 24 अगस्त की ड्यू डेट है, 24 अगस्त के पहले पेमेंट हो गई तो रिबेट मिलेगा मिस्टर बी को, 24 अगस्त के बाद इतनी देर से पेमेंट हुई तो मिस्टर ए मिस्टर बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऐसी एक और सेल हुई, सेल नंबर 3 9 अगस्त को हुई, ये हुई सपोज 8,000 की सेल, इसकी ड्यू डेट हो गई सपोज 26 अगस्त। सेम कहानी, अगेन डिटो सेम कहानी। ऐसी एक और सेल हुई, 4th सेल कह देते हैं, ये हुई सपोज 14 अगस्त को, ये हुई 12,000 की सेल, इसकी ड्यू डेट बोली भाई, इसकी ड्यू डेट है 31 अगस्त पेमेंट करने की। अगेन सेम कहानी, वही रिबेट, अगर अर्ली पेमेंट हुई तो रिबेट, देर से पेमेंट हुई तो इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से जब कई सारी सेल हो जाती है और हमारे पास कई सारी ड्यू डेट्स हो जाती है, अब देखो ना कितनी सारी पार्टीज में कितनी सारी सेल हो गई और कितनी सारी हमारे पास ड्यू डेट इकट्ठा हो गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ती जाती है, हमारे पास जो डेटा होता है वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है। अब यहां पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज ड्यू डेट मतलब क्या, जब कई सारी सेल हो गई, सपोज ये 4 सेल हो गई, अब ए और बी आपस में कहते हैं भाई हम चाहते हैं कि हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन का इकट्ठा रिकॉर्ड रखने से अच्छा कि हर ट्रांजैक्शन है उसकी हर अलग अलग डेट है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी जगह इन चारों सेल को क्लब करके एक कॉमन सेल बनाना चाहते हैं। हम एक कॉमन सेल बनाना चाहते हैं। तो सेल का टोटल तो आप कर सकते हो, 4,000 का ये सेल है, 10,000 का सेल ये है 14,000, 14 और 8 22, 22 और 12 हो गए आपके कितने 34,000। तो सेल की अमाउंट तो मेरे को पता लग गई कि 34,000 की टोटल चारों की सेल मिला के 34,000 की सेल हुई है। पर अब हम चाहते हैं कि यहां पे हर सेल पे अलग अलग ड्यू डेट है, हर सेल की अलग अलग ड्यू डेट है। हम चाहते हैं कि मैं हर सेल की अलग अलग ड्यू डेट ना लेने से अच्छा मैं सबको कंबाइन करके एक एवरेज ड्यू डेट निकालना चाहता हूं, कि मैं बोलना चाहता हूं कि भाई सारी चीजों को कंबाइन और क्लब करके ये 34,000 की सेल हुई है और इस 34,000 की ऑन एन एवरेज ड्यू डेट इतनी आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, बहुत सारी सेल हुई, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हम सबको कंबाइन करके एक फिगर ले ले। सेल का तो टोटल कर दिया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी अमाउंट की सेल है सबको टोटल कर दो, तो यहां मेरा 34,000 का टोटल आ गया। लेकिन मैं ऐसी एक साथ ही साथ, भाई ये तो डेट्स है ना, डेट्स का थोड़ी कोई टोटल होता है, मैं ड्यू डेट सारी ड्यू डेट्स का एक एवरेज डेट निकालना चाहता हूं कि ऑन एन एवरेज 34,000 की जो सेल हुई है, ये 34,000 रुपीज कौन सी डेट को ड्यू पड़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट, इसी को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी ड्यू डेट होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस की एक हम ऑन एन एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। ये एक ऐसी डेट होती है जिसमें हम बोल देते हैं कि भाई अगर ये टोटल 34,000 की पेमेंट इस एवरेज ड्यू डेट से पहले हो जाती है
तो यहां पे अर्ली पेमेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, और अर्ली पेमेंट मतलब सेलर बायर को डिस्काउंट देगा या रिबेट देगा। सिमिलरली अगर ये 34,000 की पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के बाद होती है तो हम इसको डिलेड पेमेंट बोलेंगे, और इस डिलेड पेमेंट के ऊपर सेलर बायर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये होता है फंडा आपका, ये होता है मीनिंग आपका एवरेज ड्यू डेट का। ठीक है, तो बिलीव आप एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग समझ गए होगे। अगर आप ये एग्जांपल की हेल्प से एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मेरे साथ साथ नोट्स लिखना शुरू कर सकते हो। तो हम अपनी बेसिक नोट्स लिखना शुरू करते हैं कि एवरेज ड्यू डेट होता क्या है, और धीरे धीरे चीजों को और अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ नोट्स लिख सकते हो। तो इसमें आप लोग लिखना, सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के लिखना, वेयर अ पर्सन owes several amounts on different due dates average due date is that date. Average due date is that date on which all the payments can be made such that no interest is lost or gained by either of the parties. This is the technical definition, you can say, of average due date. एवरेज ड्यू डेट की टेक्निकल डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन को पढ़ के आप मेरे एग्जांपल से लिंक करना। तो मैंने बोला जहां पे एक बंदा, वेयर अ पर्सन ओ सेवरल अमाउंट्स, तो देखो ओ सेवरल अमाउंट मतलब यहां देखो मिस्टर बी मिस्टर ई की तरफ कई सारे अमाउंट ओ करता था। ये 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, इस प्रकार से कई सारे अमाउंट वो ओ करता था ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स। तो देखो हर अमाउंट की अलग अलग ड्यू डेट थी। पहली की 20 अगस्त थी, फिर 24 अगस्त थी, फिर 26 अगस्त थी, एंड सो ऑन। Average due date is that date on which all the payments can be made, such that no interest is lost or gained by either of the parties. तो एवरेज ड्यू डेट कौन सी डेट होती है? सारी की क्यूमुलेटिव में एक ऐसी डेट होती है अगर जिस डेट पे ये टोटल अमाउंट पे कर दिया जाए इस प्रकार से कि इस डेट पे अगर पेमेंट हो गई तो कोई भी बायर सेलर का, दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट का कोई नुकसान या फायदा नहीं होगा, है ना। यानी अगर एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई तो ना ही बायर सेलर से कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना ही सेलर बायर से कोई रिबेट लेगा या डिस्काउंट लेगा। तो ना ही कोई इंटरेस्ट, रिबेट, डिस्काउंट कुछ नहीं होगा, बस एग्जैक्टली ये 34,000 रुपीज पे किया जाएगा। तो एवरेज ड्यू डेट ऐसी डेट होती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट। और लिखते हैं अभी इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स of various transactions where amount of each transaction is used as weights। इसमें आगे आप लिख लेना चाहते हो ब्रैकेट में कैलकुलेशन
डिस्कस्ड लेटर ऑन। ठीक है, तो मैं इस लाइन के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ूंगा। सिंपल क्या है, हम बोल रहे हैं हम ऑन एन एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं। अब एवरेज दो प्रकार के होते हैं, आप लोग समझते ही हो, आप लोगों को पता ही होगा। एवरेज सिंपल एवरेज हो सकता है या वेटेड एवरेज हो सकता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में प्रैक्टिकली अलग अलग अमाउंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली जब डिस्कस करेंगे चीजों को अलग, हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता देता हूं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का अमाउंट अलग अलग होता है। तो यहां पे हम सिंपल एवरेज यूज नहीं करते, हम वेटेड एवरेज वाला फंडा यूज करते हैं। बेसिकली हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें जो ये अमाउंट्स होते हैं अलग अलग, इनको हम एज अ वेट ट्रीट करते हैं, है ना। जैसे आप 12th में गुडविल निकालते थे तो उसमें आप एवरेज प्रॉफिट निकालते थे या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, वेटेड एवरेज में हर प्रॉफिट को, हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग वेट्स दे देते थे। तो इसी प्रकार से यहां पे हम हर ड्यू डेट को वेट दे देंगे, और वेट क्या होगा, वेट होगा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाकी डिटेल में चर्चा ऑब्वियसली आगे जब जाके होगी, जब हम प्रैक्टिकल फॉर्मूले वगैरह देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बट अभी थोड़ा हम इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो अभी इसमें दो चार चीजें हमें और लिखनी है। तो मेरे साथ साथ आप लिखते जाना बस। सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा रहा हूं जहां से मेरे को लगता है कि एग्जाम में कुछ भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे लिखना, नेक्स्ट एरो डाल के, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडीडी। एडीडी मींस शॉर्ट में लिख दिया एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडीडी, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, टाइम बचाने के लिए बस इसको मैंने ऐसी एडीडी लिख दिया। तो एवरेज ड्यू डेट के कहां कहां एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। यहां से आपका, मैं आगे लिख लेता हूं, थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। 4-5 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो लिख लो इसमें कहां कहां इसका यूज हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने में यूज हो सकता है। सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, आई थिंक प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिखी थी पहले मैंने। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, सेटलिंग ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स। तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, मतलब आगे जाके समझेंगे क्या होता है कॉन्ट्रा अकाउंट्स। अभी बस लिख लो। फिर लिखना, फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट्स या लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अभी बस लिख लेना। जब प्रैक्टिकल चीजें करेंगे तो आपको सारी एप्लीकेशन समझ आएगी कि कैसे हम लोग इन केसेस में अपने एडीडी, एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो अभी खाली आप लिख लेना। अगर आपको ढंग से नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या एप्लीकेशन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो उसमें उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। चलिए, और इसमें लिखना, एक और लिख लो पॉइंट, फॉर मेकिंग लमसम रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टेड ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो अभी खाली आप लोग ये एप्लीकेशंस नोट डाउन कर लेना।
अपने आप आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखना एरो, वेयर वेयर मिस्टर बी pays the total amount before average due date to Mr. A, then Mr. A will allow rebate oblique discount to Mr. B for अर्ली पेमेंट, फॉर अर्ली पेमेंट। तो ये मैं अलग ढंग से थोड़ा लिखवा रहा हूं, बेसिकली ये लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी पेमेंट एवरेज ड्यू डेट से पहले हो जाती है तो उस केस में जो पे करने वाला बंदा होता है उसको रिबेट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट से पेमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली में अर्ली पेमेंट कर रहे हो। तो अर्ली पेमेंट होगी तो ऑब्वियसली कौन डिस्काउंट देगा? पेयर को डिस्काउंट मिलेगा, मतलब पेई जिसको पैसा मिल रहा है वो पेयर को डिस्काउंट देगा। इन अदर वर्ड्स सेलर बायर को डिस्काउंट देगा। तो इसलिए मैंने मिस्टर ए मिस्टर बी करके लिख लिया, क्योंकि मैंने मिस्टर ए मिस्टर बी के एग्जांपल से आपको बेस बनवाया था इस चैप्टर का। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो आपको फंडा पता होना चाहिए कि किस केस में कौन किसको इंटरेस्ट या डिस्काउंट देगा। सिमिलरली इसका उल्टा, वेयर मिस्टर बी pays the total amount due after average due date to Mr. A, then Mr. A will charge interest टू मिस्टर बी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के बाद होती है तो उस केस में जो सेलर होता है वो बायर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। आगे ये भी लिख लेना, मिस्टर ए विल चार्ज इंटरेस्ट टू मिस्टर बी फॉर डिलेड पेमेंट, ठीक है। तो जब भी एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हो जाती है हमारे लिए अर्ली पेमेंट। और अर्ली पेमेंट होती है तो सेलर बायर को डिस्काउंट या रिबेट या इंटरेस्ट अलाउ करता है। सिमिलरली अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट होती है तो उसको हम डीलेड पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और डीलेड पेमेंट होते ही क्या होता है, सेलर बायर से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे लेता है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है या मीनिंग है ऑफ एवरेज ड्यू डेट, राइट। अब जब आपने एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग समझ लिया तो अब इस चैप्टर में हमको बेसिकली क्या सीखना है, हमें इस चैप्टर में एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट करना सीखना है और उसको फिर अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोस में अप्लाई करना सीखना है। तो अब इसके बाद हमें जो डिस्कशन करनी है, एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग तो पहले समझना था, जो कि हमने समझ लिया। सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने सबको आपको लिखवा दी। अब आपको कैलकुलेशन पार्ट पे समझना है कि किस प्रकार से हम एवरेज ड्यू डेट अलग अलग केस में अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे उतर आते हैं। तो आप लोग अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट। इसमें और कुछ भी डिस्कशन हमें इस चैप्टर में नहीं करनी, हमें सिर्फ एवरेज ड्यू डेट को अप्लाई करना, निकालना सीखना, ठीक है। चलिए इसमें केस 1 लिखना आप लोग केस 1 लिखना आप लोग। इसमें आप केस 1 लिखोगे, when
only one party when only one party is involved. When only one party is involved. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज अगर ए और बी है, तो यहां पे केस वन में हम सीख रहे हैं कि हम एवरेज ड्यू डेट निकालना सीखेंगे जब सिर्फ ए और बी को गुड्स सेल करता है, यानी एक ही बायर है एक ही सेलर है ना। दूसरा केस ये भी हो सकता है, कई बार प्रैक्टिकली ये भी हो सकता है कि भाई ए और बी व्यक्ति है और दोनों आपस में गुड्स बेचते रहते हैं, एक दूसरे को गुड्स बेचते हैं। लेकिन यहां हम सबसे सिंपल केस लेके चल रहे हैं कि जब सिर्फ मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल करता है और मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करता है। ठीक है, तो दिस वी विल लर्न। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे कि इस केस में हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे कैसे। तो लिखना आप लोग जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे बस लिखते जाना, सारी चीजें धीरे धीरे समझ आएगी, बहुत सिंपल है। तो लिखना एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट, यहां पे प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, लिखना प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के आगे ब्रैकेट में लिखना ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। अगला लिखना स्टार डाल के मीनिंग ऑफ ड्यू डेट, मीनिंग ऑफ ड्यू डेट। इसमें लिखना आप लोग इट इज द डेट on which payment against a transaction oblique invoice oblique bills of exchange, it is the date on which payment against a transaction invoice bills of exchange is due. In case of bills of exchange, we have to calculate maturity date as discussed in bills of exchange chapter. That is 3 days का जो ग्रेस देते हैं वो ध्यान में रखना है। पब्लिक हॉलीडे के केस में हम लोग क्या मैच्योरिटी या ड्यू डेट लेके चलते हैं ये ध्यान रखना है, पब्लिक हॉलीडे या संडेज के केस में। अनफोर्सीन हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडेज के केस में हम क्या करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टार डाल के लिखना while calculating number of days between due date and base date, base date is excluded
एंड ड्यू डेट इज इंक्लूडेड। बस इतनी चर्चा काफी है आपकी इस केस में, ठीक है। तो हम पहला केस सीख रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट। तो यहां पे क्या केस हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोला जब वेयर ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व। वेयर ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए अपने आप को गुड्स बेच रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पार्टी बेचती है दूसरी पार्टी को सामान, और बदले में दूसरी पार्टी पहली पार्टी को पेमेंट देती है। बस एक ही फ्लो में सारा आपका ट्रांजैक्शन चलता है। ए से बी में सेल होती है और बी से ए में पेमेंट होता है। तो इस केस में हम लोग कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एवरेज ड्यू डेट का और जो आपको एग्जाम में लिख के भी आना होता है एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, वो क्या है, बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, इसमें एक काम करना, बेस डेट के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। बेस डेट क्या होती है, बेस डेट के बारे में भी लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। इसमें लिखना स्टार डाल के, एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट। एनी डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट। However, it is advised to take earliest due date as base date. To make the calculations सिंपल। बस अब ठीक हो गया। ठीक है, तो जब एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मैंने बोला अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज बिटवीन ड्यू डेट एंड बेस डेट। अभी समझ आएगा, क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं क्योंकि इसको ओरली डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। बस एक बार रीड कर रहा हूं कि क्या क्या हमने लिखा हुआ है। फिर हमने ड्यू डेट का मीनिंग लिखा। ड्यू डेट का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके क्वेश्चन में ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी होती है। ठीक है, आपको अलग अलग बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रखे होंगे, उसकी डेट वगैरह दे रखी होगी, क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। उसमें फिर आपको ड्यू डेट खुद से निकालना पड़ेगा, मैच्योरिटी डेट खुद से निकालना पड़ेगा। और वो निकालते वक्त आपको जो चीजें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सीखी थी, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है। क्या क्या सीखा था हमने, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने सीखा था कि जो ड्यू डेट आती है उस पर हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है। हमने सीखा था अगर मैच्योरिटी डेट आपका पब्लिक हॉलीडे या कोई संडे पड़ रहा है तो हम प्रीसीडिंग डेट को लेकर चलते हैं एज ड्यू डेट। इसके अलावा हमने सीखा था इन केस ऑफ अनफोर्सीन हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडे, उस केस में हम लोग जो ड्यू डेट लेते हैं वो नेक्स्ट डे को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ड्यू डेट भी निकालना सीखा था कि अगर मंथ्स में आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है तो आपको ऐसी ड्यू डेट लेनी है आफ्टर सपोज 1 मंथ के बाद आपको लेनी है, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी दैट शुड बी द कोरेस्पॉन्डिंग डेट। सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस किया था अगर किसी महीने में कोरेस्पॉन्डिंग डेट पड़ती ही नहीं तो उस केस में ड्यू डेट हमारी होगी क्या, लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लिखवा नहीं रहा, क्योंकि सारी चीज मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पे डिस्कस की थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए आई बटन पे उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, अगर आपको नहीं याद है या आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको वो देख लेना। मैंने वहां पे ये भी बोला था कि इसका बेस हमारा बनेगा एवरेज ड्यू डेट और इवन अकाउंट करेंट के चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है नंबर ऑफ डेज वाला पॉइंट, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करेंगे तब बता दूंगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने बेस डेट बोला, बेस डेट क्या होता है,
तो बेस डेट जो हम क्वेश्चंस में लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, जो अर्लीस्ट डेट होगी हमारी, जो भी सारे ड्यू डेट्स आ रहे होंगे उसमें हम लोग अर्लीस्ट ड्यू डेट को बेस डेट की तरह लेके चलेंगे। लेकिन याद रखना कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेना होता है तभी हमारा आंसर आ सकता है। आप कोई भी डेट अपने मन से कोई भी किसी भी डेट को बेस डेट लेके चल सकते हो और आपकी हमेशा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम अर्लीस्ट ड्यू डेट को क्यों बेस डेट लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी उससे कैलकुलेशन सबसे सिंपल होती है। अगर हम कोई भी रैंडम डेट को बेस डेट लेके चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस टेक्निकल हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, हमारे कुछ कुछ आंसर्स माइनस में आने लग जाते हैं। इस वजह से आप लोगों को मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है, स्टूडेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि भैया अपने आंसर को गलत मत करना, सबसे अपने लिए काम इजी रखो, अर्लीस्ट ड्यू डेट को बेस डेट लेके चलो। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चंस में, हम हमेशा अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेके चलेंगे। ठीक है, अब इतनी सारी बातें पढ़ने लिखने के बाद आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा, तो समझेंगे कैसे हम, ऑब्वियसली अपने छोटे से क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल पे लेके आ रहा हूं, स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस की हेल्प से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अभी हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हमने बोला ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व। सबसे पहले मैं आपके साथ करना चाहता हूं डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, पेज नंबर इज 6.89। 6.89. If you do not have a physical copy of your study material, then you can access it from ICI website. आप ICI की वेबसाइट से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट वगैरह भी ले सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इलस्ट्रेशन 1 सबसे छोटा इलस्ट्रेशन ना, सबसे छोटा क्वेश्चन पूरे चैप्टर का लेके चल रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज हमने सीखी, जो भी चीज हमने लिखी एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन में, वो एक्चुअली में है क्या चीज। तो सबसे पहले आप छोटा सा सवाल पढ़ना, क्या बोल रहा है, the following are the amounts due on different dates in between same parties. सेम पार्टीज के बीच में कुछ अमाउंट ड्यू के बारे में बता रखा है। तो बेसिकली उसने 3 अमाउंट बता रखे, 1 2 3। 500 रुपए ड्यू है 3 जुलाई को, 800 रुपए ड्यू है 2 अगस्त को, 1000 रुपए ड्यू है 11 सितंबर को। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स, अब बिल्स काट देना, अमाउंट लिख देना, suggest a date on which all the amounts may be paid without any loss of interest to either party। देखो उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, उसने क्या बोला कि ऐसी डेट निकालो जिस डेट पे पेमेंट एक साथ करी जाए, जिससे कोई भी इंटरेस्ट का फायदा या नुकसान ना हो किसी भी पार्टी को। इन अदर वर्ड्स वो आपसे एवरेज ड्यू डेट निकालने बोल रहा है। तो अब इसमें आपको काम कैसे करना होता है, तो अभी हम खाली एवरेज ड्यू डेट निकालना सीख रहे हैं, तो समझना मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या हमें करना होता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ करते हुए चलना, और जब कर लोगे तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, तो मैं अपने पास क्वेश्चन खोल रहा हूं, आप लोग अपने पास क्वेश्चन खोल के रखना। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले 1-2 लाइन की जगह छोड़ देना, 1-2 लाइन की जगह हमेशा छोड़ के एक छोटी सी टेबल बनाना। छोटी सी टेबल क्या बनेगी आपकी, तो जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले आप लोगे ड्यू डेट, सबसे पहले आप ड्यू डेट लोगे, फिर आप अमाउंट लोगे। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या क्या आपको दे रखी है, 3 जुलाई, फिर आपको दे रखी है 2 अगस्त, फिर आपको नेक्स्ट डेट दे रखी है 11 सितंबर। ठीक है, अमाउंट क्या क्या दे रखा है, 500 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए। तो ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नोट करी। तो सबसे पहले मैंने ड्यू डेट ले ली क्या होती है, फिर मैंने अमाउंट लिया, क्या क्या अमाउंट कौन सी डेट को ड्यू है। अब सबसे पहले आपको डिसाइड कर देना है कि भाई हम बेस डेट क्या लेंगे। बेस डेट आपको सबसे पहले डिटरमाइन कर लेना है, और हमने क्या बोला कि हम बेस डेट लेंगे द अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो जितनी भी ड्यू डेट आपके पास आ रही है उसमें सबसे पहली जो सबसे अर्लीस्ट डेट है वो हम लोग बेस डेट ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो पहली ही जो डेट है वो अर्लीस्ट डेट आ रही है, तो हम 3 जुलाई को ही बेस डेट लेके चलेंगे, और एग्जाम में नोट लिख के आएंगे। बच्चे लिखते नहीं है, तो मैंने आपको जो ऊपर 1-2 लाइन की जगह छोड़वाई वहां आप लोग लिखोगे टेकिंग 3 जुलाई as base date।
तो ये आपको लिखना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% बच्चे तो लिखते ही नहीं है। बहुत कम बच्चे, जब मैं टेस्ट चेक करता हूं, जो लिखते हैं। तो एग्जाम में हमेशा आपको एग्जामिनर को बताना है कि भाई हमने बेस डेट क्या लिया। शॉर्टकट नहीं मारना। कई बच्चे क्या करते हैं, टेबल में ऐसे टेबल में गोला बना देते हैं, यहाँ पे डब्बा बना देते हैं और इसमें बी लिख देते हैं ऐसे करके। ऐसे कुछ करके काम करके आते हैं बच्चे। आपको ये नहीं करना भाई, ये आप आपकी रफ काम के लिए ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को क्या पता ये बी क्या लिख रहे हो। आप लिखोगे ऊपर आप कि भाई हम बेस डेट क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने टेबल बनाई छोटी सी, ड्यू डेट लिख ली, अमाउंट लिख लिया और बेस डेट डिटरमाइन कर लिया। अब हमें क्या निकालना होता है, हमको नेक्स्ट कॉलम में निकालना होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। ठीक है, तो हर ड्यू डेट को हमको देखना होता है कि बेस डेट से कितने दिन पड़ रहे हैं। तो अगर मैं पहला लूं तो 3 जुलाई ड्यू डेट अगर पहली हमारी है 3 जुलाई, क्योंकि हमारा बेस डेट भी है, तो यहां तो 0 डेज है, क्योंकि हमारा बेस डेट भी 3 जुलाई है और ड्यू डेट भी 3 जुलाई है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में आपको देखो 2 अगस्त। तो आपको देखना है बेसिकली कि 3 जुलाई बेस डेट से 2 अगस्त कितने दिन पड़ते हैं। 3 जुलाई बेस डेट से लेके 2 अगस्त जो ड्यू डेट है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का, उसकी कितने नंबर ऑफ डेज पड़ते हैं। अभी आप निकालोगे कैसे, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते वक्त बेस डेट को एक्सक्लूड करना होता है और ड्यू डेट को इंक्लूड करना होता है। यानी जब आप 3 जुलाई से 2 अगस्त के बीच की दिन गिनोगे तो आप 3 जुलाई को एक्सक्लूड करोगे बट 2 अगस्त को इंक्लूड करोगे। तो इसको निकालने का ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको कैलकुलेटर लेना है, आपको कैलकुलेटर लेना है। तो आप सबसे पहले अपने हाथ में कैलकुलेटर ले लो। मैं आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं जो आपको आगे भी काम आएगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं और भी चैप्टरों में काम आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर लेना है। बेस डेट हम 3 जुलाई से गिन रहे हैं, तो आप क्या, आपको पता है जुलाई में 31 डेज आते हैं, तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे 31। ठीक है, आप लिखते रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करना। तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे 31, इसमें से 3 माइनस कर दो तो 3 जुलाई है हमारा, क्योंकि हम 3 दिन तो एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। हमने बोला बेस डेट एक्सक्लूड करना है, तो 1, 2 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख हमें एक्सक्लूड करके चलना है। तो 31 में से 3 माइनस कर दो तो आ गया होगा आपके कैलकुलेटर में 28। तो जुलाई के आपके सारे दिन गिन लिए आपने। अब आप लोग अगस्त में आ जाओ। तो अगस्त में कितने दिन है, 2 ही दिन है, 2 अगस्त, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो 28 आपके कैलकुलेटर में आ रहा था, इसमें 2 और आप ऐड कर दोगे अगस्त के, तो आपके दिन आ जाएंगे 30। आपके दिन आ जाएंगे 30। सिमिलरली 11 सितंबर, अब आपको निकालना है 3 जुलाई से 11 सितंबर कितने दिन है। तो सेम चीज करनी है, जुलाई से गिनना शुरू कर रहे हैं, जुलाई के 31 दिन लिख लो कैलकुलेटर में, इसमें से 3 माइनस कर दो क्योंकि 3 दिन हमने हटा दिए, 1, 2, 3 तारीख हमने हटा दी, तो कैलकुलेटर में वही 28 आ रहा है। अब इसमें क्या प्लस करोगे, अगस्त के दिन गिन लो पूरे, क्योंकि अगस्त पूरा लेना है हमको, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो प्लस 31 कर दो। तो प्लस 31 कर दोगे तो 59 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर में। इसमें आप प्लस कर दोगे क्या, आप सितंबर के 11 दिन ऐड कर दोगे, तो प्लस 11 कर दो 59 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो ये मैं पहली बार आपको सिखा रहा हूं दिन गिनना, इसलिए इतने तसल्ली से आराम आराम से बता रहा हूं। अब जब हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं हर बारी इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो आप लोग पहले कैलकुलेटर में नंबर ऑफ डेज गिनना सीख लेना। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से आप देख लेना कि आपको नंबर ऑफ डेज कैसे गिनने। ठीक है, वंस सारा काम आपका इसी का है, एक बार आपने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, अब तो सारा काम बच्चों वाला काम बच गया। नेक्स्ट आपको निकालना होता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है भाई, सिंपल है, अमाउंट को मैं ए बोल देता हूं, नंबर ऑफ डेज को मैं बी बोल देता हूं, तो प्रोडक्ट हो जाता है आपका ए इंटू बी। ये सारी चीज मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका, लेकिन अब मैं सिर्फ क्वेश्चन में आपको सिखा रहा हूं कि क्या हमें एक्चुअली में करना। तो आप प्रोडक्ट निकालोगे तो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, तो पहला तो 0 ही आएगा, कुछ नहीं है ना, 500 इंटू 0 इज 0। फिर आप 800 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 24,000 आएगा, 24,000 आएगा। फिर आप 1000 इंटू 70 करोगे तो कितना आएगा, 70,000। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक छोटी सी टेबल बना लेनी। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट का टोटल कर देना है। तो जैसे यहां प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 94,000, और साथ ही साथ आपको अमाउंट का भी टोटल करना है। तो अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 2300। ये हो गया आपका टेबल का कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म। इतना काम करने के बाद अब आप एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हो। तो एवरेज ड्यू डेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, बेस डेट
जो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे लिखवा दिया। इसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो बेस डेट हमने क्या लेके चली, हमने बेस डेट ली 3 जुलाई। तो 3 जुलाई प्लस, है ना, हमारे उसमें आंसर कहीं भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में तब आता आंसर जब हमारा प्रोडक्ट का टोटल माइनस में आ जाए। लेकिन मैंने आपको अर्लीस्ट डेट लेने ही इसलिए बोला ताकि आपका आंसर कभी माइनस में आए ना। तो अगर आप मेरा ये फंडा लगा के चलोगे, यानी अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेके चलोगे, तो आपको कभी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा प्लस ही में आएगा। ठीक है, तो प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना निकाला आपने, 94,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट कितना निकाला, 2300। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 3 जुलाई प्लस, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, 94,000 डिवाइड बाय 2300। तो ये कितना आ रहा है, 40.87 डेज आ रहा है। ये डेज में है। ठीक है, दिस इज इन डेज, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन डेज में करी है। ठीक है, तो जब ऐसे पॉइंट्स में आंसर आएगा आपका, मोस्टली पॉइंट्स में आएगा, तो इसको आप राउंड ऑफ कर देना। तो 3 जुलाई, तो 40.87 को मैं 41 में राउंड ऑफ कर दूंगा। तो अब आपको क्या निकालना है, 3 जुलाई से 41 डेज ऐड करके निकालना है कि कितने कौन सी तारीख आती है। तो ये कैसे आपको करना है, अगेन सेम तरीका। 3 जुलाई आपने लिया हुआ है, तो 31 जुलाई, मतलब जुलाई में 31 दिन होता है, तो 31 डाल देना कैलकुलेटर में। इसमें से माइनस करना 3, तो आपका आ रहा होगा 28। ठीक है, तो 28 दिन तो आपके जुलाई के हो गए, लेकिन आपको 41 डेज चाहिए। तो 28 तक तो आपके जुलाई तक होगा, 31 जुलाई तक। तो 28 आपके कैलकुलेटर में आ रहा है, इसमें से आप 41 माइनस कर देना, तो आपका 13 आ रहा होगा, है ना। तो जुलाई के पूरा महीना खत्म हो गया, प्लस अगस्त के 13 दिन। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 अगस्त। 13 अगस्त, ईयर दे नहीं रखा, ईयर दिया होता तो हम पूरा ईयर भी लिखते। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसमें आपको सीखना क्या है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना सीखना है, जो मैंने आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना सिखवाया। अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना आ गया, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसी कैलकुलेटर की सुविधा, आपको सब कुछ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन होते हैं आपके, एवरेज ड्यू डेट निकालने का यही तरीका होता है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना आ गया होगा। अभी मैं आपको थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, तो मेरे साथ साथ आप लोग सारे क्वेश्चन करिएगा, तो आप लोगों की एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन में ग्रिप अच्छी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, चलिए तो पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, यानी वाई ने एक्स को कुछ पेमेंट्स करनी है। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च और ऑन 14th जुलाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, तो वाई दो केसेस देता है। वो कहता है या तो भाई मैं 18 मार्च को पे करूंगा सारे अमाउंट को, या फिर मैं 14 जुलाई को पे करूंगा सारे अमाउंट को। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट रेट कितना ध्यान में रख के चलना है आपको, 8% पर एनम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको छोटी सी टेबल दे रहा है जिसमें उसने सबसे पहले कॉलम में ड्यू डेट्स दे रखा है, तो इसमें आप छोटी सी एडिशन कर देना। इसमें लिखना आप ड्यू डेट्स ऑफ बिल। ठीक है, मान लो अज्यूम करना है कि बिल के ड्यू डेट्स दे रखे हैं आपको, तो क्या क्या डेट दे रखे हैं, 10 जनवरी दे रखा है 500 रुपए। फिर देखना 26 जनवरी दे रखा है 1000 रुपए। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, यानी एक पब्लिक हॉलिडे होती है। तो इस केस में हम लोग ड्यू डेट क्या लेके चलेंगे, हम प्रीसीडिंग डे को ड्यू डेट लेके चलेंगे। तो 25 जनवरी मेरी एक्चुअल ड्यू डेट आएगी। फिर आपका 23 मार्च दे रखा है 3000 रुपए, ठीक है। और फिर 18 अगस्त दे रखा है आपको, जो कि बता रखा है उसने कि संडे है। तो संडे के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डे को ड्यू डेट मान लेते हैं। तो यहां पे भी ड्यू डेट हमारा प्रीसीडिंग डे आ जाएगा 17 अगस्त। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए और बी। देखो वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपको, उसने आपको ये नहीं बोला कि एवरेज ड्यू डेट निकालो। उसने क्या बोला कि भाई आप बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट 8% है, तो इतने सारे अमाउंट अलग अलग डेट्स पे ड्यू हैं,
तो अगर मैं सारी पेमेंट 18 मार्च को करूंगा तो मुझे एक्चुअल में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर मैं सारी पेमेंट 14 जुलाई को करूंगा तो मुझे एक्चुअल में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसमें क्या अप्लाई करना है, एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट निकालने का जो तरीका मैंने आपको सिखाया वही आपको यूज करना है। तो आ जाओ जी, तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो सबसे पहले जो टेबल मैंने आपको बोली वो टेबल लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू डेट गिवन, ठीक है। अब आप लोग अपने पास देखते रहना, गिवन ड्यू डेट, क्या क्या ड्यू डेट आपको गिवन है, तो क्या क्या दे रखी है आपको। एक तो 10 जनवरी दे रखी है, फिर आपको 26 जनवरी दे रखी है, फिर आपको 23 मार्च दे रखा है, 23 मार्च दे रखा है, फिर आपको 18 अगस्त दे रखा है। ये तो जो ड्यू डेट्स आपको गिवन है वो मैंने लिखी, लेकिन एक्चुअल में ड्यू डेट आएगी कितनी, ड्यू डेट एक्चुअल कितनी ड्यू डेट आएगी, तो 10 जनवरी की ड्यू डेट तो 10 जनवरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 26 जनवरी की ड्यू डेट हम लोग कितनी लेंगे, मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, ये हम 25 जैन लेंगे, क्योंकि 26 जनवरी एक पब्लिक हॉलीडे। फिर 23 जनवरी की डेट, सॉरी 23 मार्च की डेट, तो 23 मार्च ही रहेगी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और 18 अगस्त उसने संडे बोला हुआ है, तो संडे है, तो संडे के केस में भी हम प्रीसीडिंग डे लेके चलेंगे, तो यहां पे ड्यू डेट कितनी आ जाएगी, 17 अगस्त, 17 अगस्त, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कॉलम मैंने आपको बता रखा है, किसका कॉलम बनाओ, अमाउंट का कॉलम बनाओ। तो क्या क्या अमाउंट दे रखे हैं, 500, 1000, 3000 और 4000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। फिर आपको क्या निकालना होता है, आपको बेस डेट लेके चलना होता है, आपको एक बेस डेट डिटरमाइन करना होता है। तो हमने क्या बोला, अर्लीस्ट ड्यू डेट को बेस डेट लेके चलेंगे, अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेके चलेंगे। तो हमने बेस डेट क्या आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पे चारों ड्यू डेट्स में से जो अर्लीस्ट डेट है वो मेरी बेस डेट हो जाएगी, दैट इज 10 जनवरी। 10 जनवरी मेरी बेस डेट हो जाएगी, एंड कोरिस्पॉन्डिंगली हम ऊपर लिख लेंगे टेकिंग 10th Jan as बेस डेट, राइट। वंस आपने बेस डेट आइडेंटिफाई कर दी, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं फ्रॉम बेस डेट, फ्रॉम बेस डेट। तो बस निकालने का तरीका मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले 10 जनवरी, तो 10 जनवरी पहली ये है ही हमारी बेस डेट, तो ये तो 0 ही आएगा। फिर 10 जनवरी से 25 जनवरी ले लेना, तो ये तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर में 25 लिखो, महीना तो चेंज हो ही नहीं रहा, सेम ही रह रहा है, तो कैलकुलेटर में 25 लिखो, इसमें से 10 हटा दो तो 15 आ जाएगा। फिर अगला है आपकी ड्यू डेट 23 मार्च, तो यहां पे आपको वैसे ही करना है। तो मैं एक बार और लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन करना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप लोग फटाफट से खुद ही करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 लिख लो कैलकुलेटर में से, इसमें से 10 दिन हटा दो तो 21 आएगा। फरवरी में कितने महीने लेने हैं, इसमें कोई साल लिखा हुआ है क्या, कोई साल नहीं लिखा, लीप ईयर वीप ईयर का कुछ नहीं पता, मैं तो 28 डेज ही लूंगा, तो फरवरी के 28 डेज हो जाएंगे, तो फरवरी खत्म। और उसके बाद मार्च के कितने दिन लेने हैं, 23 डेज लेने हैं, तो इसमें मैं 23 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आएगा 72, ठीक है। नेक्स्ट ड्यू डेट है हमारी 17 अगस्त, तो वही जनवरी के कितने दिन ले रहे हैं हम, 21 ले रहे हैं, फरवरी के 28 दिन ले रहे हैं, मार्च के हम 31 दिन लेंगे, अप्रैल के 30 दिन लेंगे, मई के 31 दिन लेंगे, जून के 30 डेज लेंगे, जुलाई के 31 डेज लेंगे। तो जुलाई तक मेरी कहानी आ गई, तो मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 202 अभी तक, जुलाई एंड तक मेरे पास कैलकुलेटर में 202 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगस्त में हम लोग आ गए, तो अगस्त के हमें सिर्फ 17 दिन लेने हैं, तो अगस्त में मैं कितने लूंगा, 70 डेज। तो जब मैं इसमें 17 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 219, ठीक है। तो यही कहानी है, नंबर ऑफ डेज अगर निकालना सीख गए तो फिर तो सारा काम आपका इजी। अब क्या, आप तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट निकाल लो कैलकुलेटर में कर करके, तो पहला प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज 0 थे। अगला कितना आएगा, 1000 इंटू 15, दैट इज 15,000। फिर अगला प्रोडक्ट कितना आएगा, 3000 इंटू 72,
ये आ रहा है 2,16,000। फिर अगला प्रोडक्ट कितना आएगा, 4,000 इंटू 219, तो ये कितना आ रहा है 8,76,000। इस सब का टोटल कर देना, कितना आ रहा है प्रोडक्ट का टोटल, तो 216 प्लस 15, तो ये आ रहा है 11,07,000। 11,07,000 प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है, और साथ साथ हमें अमाउंट का भी टोटल करना है, तो अमाउंट का टोटल आई थिंक 8,500 आ रहा है। तो ये टेबल मेरी इतनी बन गई खत्म। अब आपको निकालना होता है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट्स। तो बेस डेट मैंने कितनी ले रखी है यहां पे, 10th जनवरी ले रखी है, तो 10th जनवरी लिख लो। अब मैंने बोला हमारे में तो प्लस ही आएगा, अगर हम अपना फंडा यूज करेंगे तो प्लस ही में आएगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 11,07,000, और टोटल ऑफ अमाउंट आ रहा था 8,500। तो ये कितना आएगा, 10th जनवरी प्लस कितना आ रहा है 11,07,000 divided by 8,500. So this is coming out to be 130.23. 130.23 आ रहा है, ठीक है। डेज आगे डेज भी लिख लेता हूं, तो पॉइंट्स में आ रहा है 130.23, तो इसमें हम लॉजिकली नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि 0.5 से कम आ रहा है, तो ये आ जाएगा 10th जैन प्लस 130 डेज। तो बस अभी कैसे निकालोगे आप, फिर से कैलकुलेटर उठा लेना, मेरे साथ साथ करना। जनवरी के तो 21 दिन हो गए, है ना, 31 माइनस 10, 21 दिन आ रहे हैं, 21 प्लस फरवरी का 28 दिन, 28 ऐड कर दो तो मेरे कैलकुलेटर पे 49 आ रहा है, अभी भी बहुत स्कोप है। मार्च के 31 ऐड कर दिए तो अब मेरा 80 आ रहा है, अभी भी 130 तक जाना है मेरे को, तो बहुत स्कोप है। अप्रैल के 30 कर रहा हूं तो 110 दिन आ रहा है, 110 दिन आ रहा है। अप्रैल एंड तक मेरे कैलकुलेटर में 110 आ रहा है, आपके कैलकुलेटर में भी आ रहा होगा। अब मुझे 110 से 130 तक जाना है, तो अप्रैल एंड तक तो मेरे 110 हो गए, प्लस अगर मैं 110 में से 130 माइनस कर देता हूं तो मेरे 20 दिन बच रहे हैं। तो अप्रैल एंड तक तो मेरी कहानी खत्म हो गई थी, और अप्रैल एंड से और आगे 20 दिन चले जाओ तो वो आ जाएगा 20th में। 20th में, सो 20th में विल बी माई एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले तो हमें भाई एवरेज ड्यू डेट निकालना है, बट क्वेश्चन ने कि आपसे एक्चुअली में एवरेज ड्यू डेट मांगा है, द आंसर इज नो। उसने आपसे पूछा है कि भाई दो केसेस बता दिए, उसने दो पेमेंट की डेट्स बता दी, उसने वो इंटरेस्ट का रेट बता दिया, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई दोनों केसेस में कितना फाइनल अमाउंट पे होगा। अब ये आप कैसे निकालोगे, तो केस ए लेते हैं। केस ए में बोल रहा है पेमेंट की डेट बता रहा है वो आपको कितनी, 18 मार्च बता रहा है। पेमेंट डेट वो आपको केस 1 में 18 मार्च बता रहा है ना। एवरेज ड्यू डेट है मेरी 20th में, पेमेंट डेट बोल रहा है 18 मार्च, यानी पेमेंट हो रही है हमारी एवरेज ड्यू डेट से पहले। तो हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जब पेमेंट एवरेज ड्यू डेट से पहले हो जाए तो ये मेरे लिए क्या होगी, ये होगी अर्ली पेमेंट, ये अर्ली पेमेंट होगी। तो यहां पे क्या होगा, अर्ली पेमेंट होने की वजह से एक्स विल अलाउ इंटरेस्ट टू वाई फॉर अर्ली पेमेंट, है ना। जल्दी पेमेंट हो रही है तो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, एक्स क्यू जिसको पेमेंट मिल रही है वो वाई को इंटरेस्ट अलाउ करेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 8,500 रुपए। इंटरेस्ट का रेट उसने कितना बता रखा है, 8%। अब कितने दिन का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, तो सिंपल है भाई, कितने दिन अर्ली पेमेंट हो रही है आप ये देख लो। 20 तारीख को पेमेंट ड्यू थी, लेकिन पेमेंट हो रही है 18 मार्च को, तो कितने दिन पहले इंटरेस्ट कितने दिन पहले पेमेंट हो रही है ये आप निकाल लो।
तो ये फटाफट से आप वैसे ही निकाल लेना, जो वही सेम तरीका जो मैंने आपको सिखाया। तो मार्च से ले लो, तो मार्च में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, मार्च के 31 दिन होते हैं, इसमें से 18 हटा दो, 18 हटा दो तो कैलकुलेटर में 13 आ रहा है। फिर अप्रैल के पूरे 30 ले लो और मई के 20 तक, 20 में है ना, तो 20 मई तक ले लो। तो ये कितने दिन अर्ली पेमेंट आ रहा है, ये आ रहा है 63 डेज, ये कैलकुलेटर पे आ रहा है 63 डेज। मैं दोबारा से बता देता हूं, मार्च के 31 डेज होते हैं, 18 मार्च को पेमेंट हो रही है तो 18 हटा दो इसमें से, 18 दिन गए मार्च के तो बच गए 13 दिन, तो 13 दिन मार्च के हो गए, अप्रैल के 30 दिन हो गए, और मई के कितने हो गए, 20 मई तक निकालना है तो 20 मई के हो गए, तो ये आ जाएगा 63 डेज। तो 63 डेज की हमारी इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो 63 डेज डिवाइडेड बाय साल में होते कितने, 365 दिन। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, मैं इसको निकाल लेता हूं, 8500 इंटू 8% इंटू 63 डिवाइडेड बाय 365, तो लगभग कितना आ रहा है, 117 रुपए आ रहा है, 117 रुपए आ रहा है। चलो आंसर सोल्यूशन में पॉइंट्स में ले रखा है तो मैं पॉइंट्स में ले लेता हूं, 117.369 समथिंग आ रहा है, तो मैंने 117.37 ले लिया। तो अब अमाउंट टू बी पेड बाय वाई, वाई कितना अमाउंट पे करेगा एक्स को ऑन, कौन सी डेट है 18 मार्च, कितना पेमेंट करेगा। तो टोटल पेमेंट करनी कितनी थी, 8500 की, लेकिन इसमें से वो 117 रुपए का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, जो भी बोलो। तो यानी कितनी पेमेंट हो जाएगी, 8500 माइनस 117.37, दैट इज 8382.63, 8382.63। तो कितना पेमेंट करेगा वाई एक्स को 18 मार्च को, 8382.63, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होती है देखो आपकी एवरेज ड्यू डेट की, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। सिमिलरली केस बी ले लो, केस बी लेंगे तो केस बी में कौन सी डेट बता रखी थी, 14 जुलाई, यस 14 जुलाई बता रखी थी। तो पेमेंट डेट आपको कितनी बोल रखी है, 14 जुलाई, पेमेंट डेट आपको बता रखी है 14 जुलाई की। तो अब देखो, देखना यहां पे पेमेंट कितनी तारीख को हो रही है, 14 जुलाई को, एवरेज ड्यू डेट कितनी थी सारी पेमेंट की, 20 मई को, पेमेंट हो रही है जुलाई में, ड्यू डेट थी मई में। तो अब यहां पे क्या हो रही है, पेमेंट डिले हो रही है, ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट के बाद हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले लिख लो, एक्स विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम वाई फॉर डिलेड पेमेंट। और डिलेड पेमेंट क्यों हो रही है, क्यों कह रहा हूं डिलेड पेमेंट है, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो रही है। अब तो कितने दिन की इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 8500 है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। अब कितने दिन का इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो वही तरीका अपना फंडा सेम रखना है। अब मई से कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि मई के बाद हो रही है, तो 20 मई से लेके 14 जुलाई, 20 मई से लेके 14 जुलाई तक का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वही करो, 20 में आंसर आ रहा था, तो 31 डेज मई में होते हैं, इसमें से 20 माइनस कर दो तो मई के बच गए 11 दिन, जून के ले लो 30 दिन, और 14 दिन हो गए आपके जुलाई के। तो ये आ रहा है कितने, 55 डेज, 55 डेज आ रहा है डिवाइडेड बाय 365 डेज। बस इंटरेस्ट निकाल लो, 8500 इंटू 8% इंटू 55 डिवाइडेड बाय 365, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 102.47 ले लेते हैं। 4657 कुछ करके आ रहा है, तो मैं 47 ले रहा हूं राउंड ऑफ करके। तो अमाउंट टू बी पेड बाय वाई टू एक्स ऑन 14 जुलाई, कितना पेमेंट होगा। तो करनी थी 8500 की पेमेंट ओरिजिनली, लेकिन साथ साथ एक्स ने अभी डिलेड पेमेंट होने की वजह से इंटरेस्ट ऐड कर दिया 102.47 रुपए का। तो हाउ मच कितना आ रहा है, 8500 प्लस 102.47, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी
8602.47, 8602.47। ये है भैया आपका एप्लीकेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो ये आपको करना होता है एवरेज ड्यू डेट में। तो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ आ रही है होगी। अब मैं आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें कराता हूं। अब मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर है 6.91। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बिल दे दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात उसने बिल बता दिया कि यहां पे किसकी बात हो रही है, बिल की बात हो रही है। तो यानी कि हमको बिल की डेट दे रखी है और उसके बाद देखो हमें टर्म दे रखा है। ठीक है, तो बिल का डेट यानी बिल कौन सी दिन को ड्रॉ हुआ, कौन सी डेट को ड्रॉ हुआ और क्या टर्म था बिल का, और फिर आपको अलग अलग बिल के अमाउंट दे रखे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें हमको मेच्योरिटी डेट निकालनी पड़ेगी। और मेच्योरिटी डेट निकालते वक्त जो हमने कॉन्सेप्ट अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सीखा था वो अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है नीचे, अज्यूम फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज। ठीक है, क्यों दे रखा है उसने, तो देखो फेब्रुअरी पड़ रही है यहाँ पे 2020 में, तो 2020 इज अ लीप ईयर। तो आइडियली 2020 में फेब्रुअरी में 29 दिन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आप फेब्रुअरी में 28 दिन लेके चलना। आइए इसको आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सबसे पहले वही एक दो दिन छोड़ दो, मतलब सॉरी एक दो लाइन छोड़ दो और अपना कॉलम्स बनाना शुरू करो, कॉलम्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले वही जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख लेते हैं। डेट ऑफ बिल दे रखा है उसने, फिर उसने टर्म बता रखा है बिल का। तो जब टर्म बता रखा है तो इससे हम लोग निकालेंगे मेच्योरिटी डेट। ठीक है, तो पहले इतना फिल कर देते हैं डेटा। तो सबसे पहले उसने बता रखा है 10 अगस्त 2019, फिर उसने बता रखा है 22 अक्टूबर 2019, फिर उसने बता रखा है 4 दिसंबर 2019, फिर उसने बता रखा है 14 जनवरी 2020, नेक्स्ट बता रखा है 14 मार्च 2020। टर्म क्या क्या बता रखे हैं, इसमें 3 महीने, इसमें 60 डेज, फिर 2 महीने, इसमें भी 60 डेज और फिर 2 मंथ्स। तो अब बताओ भैया, क्या आप लोग मेच्योरिटी डेट निकाल सकते हो कि नहीं। और जब मेच्योरिटी डेट निकालेंगे तब हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड जरूर से ऐड करना है, भूलना नहीं है। तो पहले तो देखो 10 अगस्त से लेके 3 महीने, तो 10 अगस्त से लेके 3 महीने आओगे तो 3 महीने अगस्त से 3 महीने आगे बढ़ा दोगे तो आ जाएगा नवंबर। ठीक है, और हमने क्या सीखा, जब नंबर ऑफ मंथ्स में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमको कोरेस्पॉन्डिंग डेट लेके चलनी होती है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, मेच्योरिटी ड्यू डेट 10 नवंबर 2019, 10 नवंबर 2019। लेकिन 10 नवंबर 2019 में हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड करना है। तो अल्टीमेटली मेरी मेच्योरिटी डेट कितनी आ जाएगी, 13 नवंबर 2019। अब देखो ये तो महीने की तो काउंटिंग थी तो इजी था। अब नेक्स्ट है 22 अक्टूबर की डेट है और 60 डेज आपको कैलकुलेट करना है, 60 डेज ऐड करना है। तो पहले आप 60 डेज ऐड कर दो। तो कैसे करोगे, तरीका वही है, कैलकुलेटर लो, 22 अक्टूबर है, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं तो 31 लिख दो, माइनस 22 दिन हटा दो, तो अक्टूबर के आ रहे हैं 9 डेज। नवंबर में 30 डेज होते हैं तो 30 ऐड कर दो, 39 आ गया। अब 39 डेज आपके नवंबर एंड तक हो गए, लेकिन आपको जाना है 60 डेज तक। ठीक है, तो अब मुझे अंदाजा लग गया है कि मेरा नवंबर के बाद दिसंबर में ही कहीं जा रहा है 60 डेज। तो मैं 39 जो मेरा आ रहा है इसमें से 60 हटा दूंगा, तो मेरा आ गया 21, यानी दिसंबर का 21st डे, दिसंबर का 21st डे। तो दैट मींस आंसर आ जाएगा मेरा 21 दिसंबर, 21 दिसंबर।
लेकिन 21 दिसंबर में मेरे को 3 दिन का ग्रेस पीरियड और ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 24 दिसंबर 2019। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर और 2 महीने, तो कितना आ जाएगा ये, 4 दिसंबर से 2 महीने जाओगे तो 4 फरवरी आएगा, और इसमें आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना होगा, तो आ जाएगा 7 फरवरी 2020। नेक्स्ट 14 जनवरी से 60 डेज लेने हैं, तो वही करो। तो 14 जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसमें 14 हटा दो, 17 आ रहा है। इसमें फरवरी के 28 दिन लेने हैं, 28 ऐड कर दो, तो फरवरी एंड तक मेरा 45 आ रहा है। मुझे 60 तक जाना है, तो मुझे अंदाजा पड़ गया कि मेरा नेक्स्ट मंथ में 60 आ जाएगा, तो इसमें से मैं 60 माइनस कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ रहा है 15 मार्च, और 15 मार्च में मैं 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर दूंगा, सो माय आंसर विल कम आउट टू बी 18 मार्च 2020। नेक्स्ट है 14 मार्च, और 14 मार्च से 2 महीने लगा लो, तो 14 में आता है, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर दो, तो आ जाएगा 17 में। तो सबसे पहले मेरे को निकालनी थी मेच्योरिटी डेट। अब अमाउंट ले लो, अमाउंट तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना कितना अमाउंट दे रखा है, 6,000, 5,000, 4,000, 2,000 और 3,000। ठीक है, इतना करने के बाद अब मेरे को डिसाइड करना होता है कि मैं अपना बेस डेट क्या लूंगा, तो हम कितनी बेस डेट लेंगे। अब आईसीआई ने अपने सोल्यूशन में बेस डेट ये ले रखा है, ली उसने अर्लीस्ट डेट ही ले रखी है, लेकिन उसने अर्लीस्ट डेट ऑफ व्हाट डू यू से बिल ले रखा है, तो आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेट ऑफ बिल को भी जो आईसीआई ने जैसे क्या है उसको भी लेके चल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि हम ड्यू डेट पे डिसाइड करेंगे कि भाई अर्लीस्ट ड्यू डेट बेस डेट होगी, तो हम क्या करेंगे, हम अर्लीस्ट मेच्योरिटी डेट लेके चलते हैं। तो बताओ भाई अर्लीस्ट मेच्योरिटी डेट क्या आ रही है, मजे की बात है यही आ रही है, 13 नवंबर। तो दिस विल बी आर ड्यू डेट, सॉरी दिस विल बी आर बेस डेट, तो मैं लिख लेता हूं टेकिंग 13 नवंबर 2019 एज बेस डेट। ठीक है, तो हम बेस डेट लेके चलेंगे 13 नवंबर। आ जाओ जी, हमें नेक्स्ट लेना होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अब कैलकुलेट करना शुरू करो, और देखना हमारा आंसर तब भी सही आएगा। हम अलग बेस डेट ले रहे हैं, आईसीआई ने अलग बेस डेट लिया है, हमारा आंसर सेम आएगा, तो हमारा ये भी जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई हम कोई भी दिन को बेस डेट की तरह ले सकते हैं। एनीवे, तो पहले केस में तो 0 ही आएगा भाई, है ना, क्योंकि 13 नवंबर ही हमारा बेस डेट है। अब 13 नवंबर से 24 दिसंबर लो, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा भाई। तो नवंबर के 7 दिन हो गए और 24 दिन हो गए मेरे दिसंबर के, तो यार है 31। अब अगला 7 फरवरी है, तो नवंबर के कितने 7 दिन है, हाँ नवंबर के, सॉरी 7 दिन थोड़ी ना, 17 दिन है, सॉरी 17 दिन है, दोबारा लिख लेते हैं। नवंबर के 17 दिन है, दिसंबर के 24 दिन है, तो यार है 41। ठीक है, फिर 7 फरवरी, तो नवंबर के 17 दिन है, दिसंबर के 31 दिन है, जनवरी के 31 दिन है, फरवरी के 7 दिन है, तो यार है 86। फिर नवंबर के 17 दिन है, दिसंबर के 31 दिन है, जनवरी के 31 दिन है, फरवरी के 28 दिन है, और मार्च के 18 दिन है, तो यार है 125। और फाइनली नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी का 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 17, तो यार है 185। चलिए, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरा, प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये तो 0 ही आएगा। ये 5,000 इंटू 41, ये आ रहा है 2,05,000। 4,000 इंटू 86, ये आ रहा है 3,44,000। 2,000 इंटू 125, ये आ रहा है 2,50,000। फिर 3,000 इंटू 185, ये आ रहा है 5,55,000। टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है, 5,55,000 प्लस 250 प्लस 344 प्लस 25, तो ये आ रहा है 13,54,000 टोटल। अमाउंट का भी टोटल कर दो,
अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20, 20 ही आ रहा है टोटल। 20,000 टोटल आ रहा है। ठीक है, अब एवरेज ड्यू डेट निकाल लो। तो एवरेज ड्यू डेट का क्या फॉर्मूला होता है, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट मैंने कितनी ले रखी है, 13 नवंबर। 13 नवंबर 2019, और मेरा प्लस में ही आएगा आंसर। प्लस में कितना आ रहा है, 13,54,000। 13,54,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये कितना आ रहा है, 13 नवंबर 2019। एक गलती बच्चे और करते हैं एग्जाम में। बच्चे, अभी इस क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखा है, जिस क्वेश्चन में ईयर नहीं दे रखा, मतलब पिछले हमने जो 2 क्वेश्चन करे थे उसमें ईयर नहीं दिया था, तो वहां छोड़ दो। लेकिन इस क्वेश्चन में ईयर दिया है, लेकिन बच्चे ईयर ही नहीं लिखते, कहीं भी नहीं लिखते, चाहे यहाँ टेबल में हो, चाहे आप यहाँ कैलकुलेशन में लो, चाहे फाइनल आंसर हो, आपको ईयर भी लिखना है। अगर आप अपने आंसर में ईयर नहीं लिखोगे भाई, नंबर कट सकते हैं। फिर मत रोना कि मेरे नंबर कट गए जबकि मैंने सही किया। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, जब क्वेश्चन में ईयर दे रखा है तो आप भी हर जगह ईयर लोगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना फालतू वाला। ठीक है, तो ये बच्चे करते हैं गलती। भाई मेरे को पढ़ाते पढ़ाते जो चीजें याद आती रहती है कि बच्चे यहां गलती करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बताते रहूं ताकि आप लोग वैसी गलती ना करो। तो ये आ रहा है 67.7 डेज। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 68 डेज पे राउंड ऑफ कर देता हूं। 13 नवंबर 2019 प्लस 68 डेज, तो ये कितना आ रहा है भाई, तो इसमें 68 डेज ऐड कर दो। तो नवंबर के 17 दिन है, दिसंबर के 31 दिन है, तो 48 यहां पे आ गया। तो दिसंबर एंड तक 40 आ गया, 68 पे जाना है। तो मेरे को अंदाजा लग गया कि वो दिसंबर के बाद जनवरी में पड़ेगा। तो 48 में से 68 माइनस कर दिया, तो ये आ रहा है 20 डेज ऑफ जनवरी। तो मेरा आंसर आ गया 20th जनवरी 2020। ठीक है, तो आप अपने स्टडी मटेरियल में आंसर चेक कर लेना, उनका आंसर भी 20 जनवरी आ रहा है और हमारा भी आंसर 20 जनवरी आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई हम कोई भी डेट बेस्ड डेट ले सकते हैं। हमारा अगर कैलकुलेशन प्रोवाइडेड हमने सही कर रखी होंगी तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक आध दिन का, और राउंडिंग ऑफ की वजह से ऊपर नीचे हो जाए, एक दिन का ज्यादा से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आंसर आपका मोर और लेस सेम आएगा। राइट, तो ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्वेश्चन आपका कैसे करना होता है। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते। अब आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में वापस से आगे कंटिन्यूशन में हेडिंग डालना। तो अभी हमने केस 1 डिस्कस किया था, तो केस 1 मैंने आपको लिखवा दिया था और फिर आपको क्वेश्चंस भी करा दिए। अब केस 2 पे आते हैं। यहां है वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है, तो वही ले लेते हैं। सपोज ए है और बी है। अब यहां पे क्या होगा, ए बी को भी सेल करेगा और बी ए को भी सेल करेगा। इससे पहले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेल कर रही थी, दैट्स इट। लेकिन यहां पे क्या है कि ए बी को भी सेल कर रहा है और बी ए को भी सेल कर रहा है, यानी दोनों आपस में सेल कर रहे हैं। राइट, तो इस केस में हमें ड्यू डेट या एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के इसी ढंग से समझ आएगा, बट पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा लेता हूं जो आपको इस केस में अप्लाई करना होता है। तो लिखना एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ध्यान से लिखना, डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। डिफरेंस इन अमाउंट, फिर नोट डाल के लिखना एक पॉइंट, नोट same base date has to be taken same base date has to be taken for calculating total product for payments
बाय बोथ द पार्टीज। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो काम करेंगे हम लोग, पहले आप लोग इतना नोट कर लेना और फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया और क्या नोट लिखवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से ही समझ आएगा। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इतना तो लिख ही लिया होगा, तो मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। चलिए, तो आप लोग आइएगा पेज नंबर 6.93 पे, पेज नंबर 6.93 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5, और इसको भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो पढ़ना क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर। एक्स और वाई आपस में गुड्स खरीदते बेचते हैं। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तो बेसिकली दोनों भी पार्टीज आपस में सेल करती है और 1 महीने का क्रेडिट देती है। इसका मतलब जिस भी दिन सेल हो रही है उसकी पेमेंट की ड्यू डेट पड़ जाएगी 1 महीने बाद। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज। 3 महीने बाद कुछ आपको अकाउंट्स बता रखे हैं। क्या बता रखा है? पहले उसने बोल रखा है गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स ने वाई को क्या क्या गुड्स सेल करे। 18 अप्रैल को 60 रुपए के गुड्स बेचे, 15 मई को 70 रुपए के गुड्स बेचे, 17 जून को 80 रुपए के गुड्स बेचे। सिमिलरली गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। वाई ने एक्स को क्या क्या गुड्स बेचे। अप्रैल 23 को 52 रुपीज के गुड्स बेचे और मई 24 को 50 रुपए के गुड्स बेचे। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू ईदर टू एक्स और वाई। बेसिकली आपसे कह रहा है कि भाई ऐसी डेट निकालो जहां पे कोई भी इंटरेस्ट बने ना। इन अदर वर्ड्स वो आपसे एवरेज ड्यू डेट निकालने बोल रहा है। आइए जी, अब यहां पे देखो क्या है। सबसे पहली बात आपको जो बात ध्यान रखनी है, आपको यहां पे डेट दे रखी है सेल की। हालांकि उन्होंने यहां हेडिंग में लिखना चाहिए क्लियरली डेट ऑफ सेल। मेरे हिसाब से इन्होंने क्लियरली लिखना चाहिए क्वेश्चन में, बट ठीक है, पढ़ के मेरे को तो वैसा समझ आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ रहा होगा, बट हाँ इन्होंने लिख लेना चाहिए था यहां पे। तो डेट ऑफ सेल उन्होंने आपको दे रखी है। अब आपको सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट निकालनी होगी। अब ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है 1 मंथ बाद, यानी डेट ऑफ सेल से 1 महीना प्लस कर दोगे तो आपकी ड्यू डेट आएगी। पहली गलती इस तरह के सवाल में बच्चे यही करते हैं कि ये इस 1 महीने वाली बात को ढंग से पढ़ते ही नहीं और जो सेल की डेट दे रखी होती है उसी को ड्यू डेट लेके चल लेते हैं। पहली गलती, तो ये गलती आपको सबसे पहले नहीं करनी। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 महीने का क्रेडिट अलाउ करा जाता है। तो डेट ऑफ सेल में आपको 1 मंथ ऐड करना होगा ड्यू डेट निकालने के लिए। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे? अब इस क्वेश्चन में क्या आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि ये बिल की बात हो रही है? क्या यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है? क्या कहीं पे भी ये बात लिखी हुई है? कहीं पे नहीं है, पढ़ लेना, कहीं नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला ही नहीं कि बिल की बात हो रही है। लेकिन बच्चे आंख बंद करके क्या करते हैं, इस 1 महीने की ड्यू डेट निकालने के बाद इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं, जो कि गलत हो गया। क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐड करते हैं, यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस तो है ही नहीं। तो यहां पे आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करना। तो ध्यान रखना इन दो बातों का, यहीं पे गड़बड़ करते हैं सबसे पहले बच्चे। अब तीसरा क्या काम आपको करना है? अब यहां पे 2 ट्रांजेक्शन हो रही है, 2 पार्टीज, एक एक्स वाई को बेच रहा है, एक वाई एक्स को बेच रहा है। पिछले केस में हमने जितने भी क्वेश्चन करे वहां पे एक ही तरफ सेल जारी होती थी तो हम एक ही टेबल बनाते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 तरफ सेल जा रही है तो आपको दोनों तरह के सेल्स के लिए अलग अलग टेबल बनानी है। तो कैसे काम करना है आपको, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ करना शुरू करना। आराम से करके इस केस को भी समझ लेंगे, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर हम कर रहे हैं 5, इलस्ट्रेशन नंबर हम 5 कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही 1-2 लाइन की जगह छोड़ना, जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं बता रहा हूं वैसे वैसे सब बस पेशेंटली मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले उसने बोला है गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। तो जब एक्स वाई को गुड्स सेल करेगा तो वाई जेड को पेमेंट करेगा, जब एक्स वाई को गुड्स बेचेगा तो वाई जेड को बदले में पेमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर पेमेंट टू बी मेड
बाय एक्स, ठीक है, एक दो लाइन की जगह छोड़ के लिखना, बाय एक्स नहीं, सॉरी, बाय वाई, बाय वाई, दैट इज, लिख लो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। तो टेबल आपकी बिल्कुल वैसी, काम आपको बिल्कुल सिमिलर करना, वही जो आपने काम पहले केस में सीखा था। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं, तो वही टेबल बनेगी, डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल आपको क्या क्या दे रखा है इस केस में, 18 अप्रैल, अब यहां पे भी शायद ईयर नहीं दे रखा, तो ईयर इग्नोर कर देंगे। तो आपको एक तो 18 अप्रैल दे रखा है, फिर 15 मई दे रखा है, फिर 17 जून दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ ड्यू डेट क्या आएगी, तो हमको क्या करना है, ड्यू डेट में +1 मंथ करके चलना है, डेट ऑफ सेल में 1 महीना ऐड करना है। तो इसकी ड्यू डेट आ जाएगी कितनी, 18 मई, इसकी आ जाएगी कितनी, 15 जून, और इसकी कितनी आ जाएगी, 17 जुलाई, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, कृपया करके 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड मत कर देना, बंद करके ध्यान से चीजें करना। अब अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना कितना दे रखा है, 60, 70, 80, हाथ के हाथ अमाउंट का टोटल भी कर देता हूं क्योंकि हमें करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक टोटल आ रहा है 210, 210, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह लेके अगली टेबल बनाना जो हमें दूसरी तरह की सेल के लिए बनानी है, दैट इज फॉर पेमेंट टू बी मेड बाय एक्स, दैट इज गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। तो जब वाई एक्स को गुड्स बेच रहा है, जब वाई एक्स को गुड्स बेच रहा है, तो बदले में एक्स वाई को पेमेंट करेगा। तो उसके लिए तो आपको 2 ही ट्रांजैक्शन दे रखी है। ओह, ये क्या हो गया, 1 मिनट, इसको ठीक कर देते हैं। इसके लिए तो आपको 2 ही ट्रांजैक्शन दे रखी है, तो वही डेट ऑफ सेल दे रखा है। तो डेट ऑफ सेल क्या क्या दे रखा है आपको, 23 अप्रैल और 24 मई। फिर आपको क्या करना है, ड्यू डेट निकालना है। तो ड्यू डेट वही है, +1 मंथ, +1 मंथ ऐड कर दो। तो 23 अप्रैल में 1 महीना ऐड करेंगे तो आएगा 23 मई, इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 24 जून। और अमाउंट लिख लो, अमाउंट भी दे रखा है, कितने रुपए की सेल है, एक है 52 की, एक है 50 की, टोटल हो गया 102। पहले आप लोगों को यहां तक मेरे साथ साथ आ जाना है, ठीक है। अब एक बार आप यहां पे आ गए, अब जब दोनों का आपने टेबल बना दिया, बेसिकली दोनों की आपने ड्यू डेट्स डिटरमाइन कर ली, अब आपको बेस डेट लेना है। अब आपको बेस डेट लेना है। अब बेस डेट लेते वक्त ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि भाई ये 2 अलग टेबल है तो दोनों टेबल के लिए हम अलग अलग बेस डेट लेंगे। द आंसर इज नो, क्योंकि अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अब हम यहां पे काम करना क्या है, देखो क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आए। इस क्वेश्चन में हमने बोला एक्स है और वाई है, एक्स वाई को भी सेल करता है और वाई एक्स को भी सेल करता है, और दोनों अलग 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 सेल्स आपको दे रखी है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहां पे, इस कॉन्सेप्ट से, एवरेज ड्यू डेट से हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई देखो, एक्स जब वाई को बेच रहा है तो वाई को अलग अलग डेट पे पेमेंट करनी है, जब वाई एक्स को बेच रहा है तो एक्स को अलग अलग डेट पे पेमेंट करनी है। तो हम ये अलग 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 करने की जगह हम चाहते हैं कि नेट इफेक्ट में बता दो, नेट में बता दो कौन सी डेट को कौन किसको कितना पे करेगा, ताकि कोई इंटरेस्ट ना बने। तो नेट में बता दो, अलग अलग पेमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को, एक नेट में बता दो भाई कि एक्स नेट में वाई को पे करेगा या वाई नेट में एक्स को पे करेगा, और कौन सी डेट को पे करेगा, ताकि कोई भी इंटरेस्ट की बात ना हो। ये हमको यहां पे कैलकुलेट करना होता है। तो हमको दोनों तरह की सेल के लिए एक नेट एवरेज ड्यू डेट निकालना है, तो एवरेज में ड्यू डेट निकालनी है। इसलिए अब जब हम यहां पे टेबल बना रहे हैं, तो ऑल्दो यस 2 अलग अलग टेबल बना रहे हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक ही बेस डेट लेनी है दोनों भी टेबल के लिए।
दोनों भी टेबल के लिए हमें एक बेस डेट लेनी है। तो आप ये मत कर देना कि दोनों टेबल में अलग अलग बेस डेट लेके आ जाओ। तो अब आप बेस डेट क्या लोगे, हमने फंडा क्या सीखा हुआ है बेस डेट लेने का, अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो जो जितनी भी यहां ड्यू डेट्स आ रही है, 3 ड्यू डेट्स यहां आ रही है और नीचे वाले टेबल में 2 ड्यू डेट आ रही है, तो इन सारी ड्यू डेट्स में आप डिटरमाइन कर लो कि अर्लीस्ट ड्यू डेट कितनी पड़ रही है। तो देखना अर्लीस्ट ड्यू डेट कितनी आ रही है, यही आ रही है मेरे ख्याल से 18 में। 18 में ही मेरी अर्लीस्ट ड्यू डेट आ रही है पूरे पांचों ड्यू डेट्स में। तो अब दोनों भी टेबलों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 मई की ड्यू डेट लेके चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप ऊपर लिख लेना टेकिंग 18th में एज ड्यू डेट। तो पहले आपको यह समझना है कि हमको दोनों टेबलों के लिए एक ही ड्यू डेट लेके चलनी है, कॉमन ड्यू डेट। इसलिए मैंने देखो, अब पहले आपको जो नोट मैंने लिखवाया, हमको नोट समझ आएगा। नोट एक बार रीड करना, क्या लिखा था मैंने, सेम बेस डेट हैज टू बी टेकन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्ट फॉर पेमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज। तो हमारा बेस डेट जो होगा वो दोनों भी टेबल के लिए सेम रहेगा, इसलिए मैंने ये पहली बात आपको नोट लिखवाया था। अब अगला काम आपको इसमें क्या करना होता है, अब आपको काम डिट्टो सेम वही करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेज निकालने फ्रॉम बेस डेट और फिर आपको प्रोडक्ट निकालना है। दोनों भी टेबल में सेम काम करना है, तो दोनों भी टेबल में लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। ठीक है, तो आ जाओ जी। बेस डेट कितना है हमारा, 18th में है, तो 18th में ध्यान रखना। तो यहां तो 0 आएगा। अब 15 जून, 18 में से 15 जून, तो अब मैं फटाफट से कर रहा हूं, आपको मैं तरीका बता चुका हूं कैसे करना है। तो 13 दिन मई के हो गए और 15 दिन जून के हो गए, तो यार है 28। फिर 17 जुलाई, तो 13 दिन मई के हो गए, जून के 30 दिन हो गए और जुलाई के 17 दिन, यार है 60। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये तो 0 आएगा। और 28 इंटू 70 कितना होता है भाई, 28 इंटू 70 यार 1960। फिर 60 इंटू 80 वैसे 4800 आएगा। और फिर आपको प्रोडक्ट का टोटल निकालना है एज यूजुअल, जैसे आपने पहले सीखा हुआ है। तो ये आ रहा है 6760। 6760 बिल्कुल सेम काम आप करो यहां पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। तो अब ध्यान रखना 18 में से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 18th में से 23 कितना आता है, ये आएगा 5 दिन। फिर 18th में से 24 जून कितना आएगा, तो 13 दिन हो गए मेरे मई के प्लस जून के 24 दिन, तो ये आ रहा है 37। ये आ रहा है 37। अब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो कितना आ रहा है, तो 52 इंटू 5 ये आ रहा है 260। ये आ रहा है 50 इंटू 37 ये आ रहा है 1850। तो टोटल कितना हो गया 260। तो ये आ रहा है 2110। तो पहले भाई मेरी इतनी टेबल पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वंस हमने ये कर लिया, अब आपको निकालना होता है एवरेज ड्यू डेट। तो मैं यह फॉर्मूला दोबारा से लिख लेता हूं। क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, बेस डेट प्लस माइनस, थोड़ा सा फॉर्मूले में फर्क हो गया, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। तो यहां पे हमको क्या लेना होता है, तो बेस डेट तो मैंने कितनी ली थी 18 में, हाँ 18 में ली थी, तो ये तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं 18 में, प्लस अब डिफरेंस इन प्रोडक्ट हमें लेना होता है। तो देखो डिफरेंस इन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, यहां पे प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 6760, यहां पे प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 2110, तो बस इसका डिफरेंस आपको निकाल लेना है। तो 6760 माइनस 2110 डिवाइडेड बाय सिमिलरली डिफरेंस इन अमाउंट। तो डिफरेंस इन अमाउंट देख लेना, यहां पे टोटल आ रहा है 210, यहां पे आ रहा है 102, 210 एंड 102। तो आपका ये डिफरेंस क्या आ जाएगा 200 था 210 है ना, तो 210 माइनस 102। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 18th में प्लस
6760 माइनस 2110, तो ये आ रहा है 4650, 4650, 210 माइनस 102, ये आ रहा है 108, 108। तो अब इसको जब मैं और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 18th में प्लस 4650 डिवाइडेड बाय 108, तो ये 43.056 कुछ ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लूंगा, 43 डेज ले लूंगा, 43 डेज ले लूंगा। तो व्हाट विल बी माय ड्यू डेट, लगा लो 18th में से, तो 31, 13 दिन मेरे मई के हो गए, 13 दिन मेरे मई के हो गए, और जून के मेरे 30 दिन हो गए। तो एग्जैक्टली आई थिंक ये 30th जून ही आ रहा है, 30th जून आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। लेकिन आंसर आपको कैसे लिखना है, अब देखना, ध्यान से देखना, आपको देखना ध्यान से। y को पेमेंट करनी है 210 रुपए टोटल, y को टोटल पेमेंट करनी है 210 रुपए की, x को टोटल पेमेंट करनी है 102 की। तो क्या मैं बोल दूं नेट में पेमेंट 210 माइनस 102, यानी क्या मैं बोल सकता हूं y विल पे रुपीस, y विल पे रुपीस 108, y x को नेट में 108 रुपए दे दे तो क्या बात बन जाएगी, है ना। मैंने आपस में सेट ऑफ कर दिया, भाई y को 210 रुपए पे करने थे, x को 102 रुपए पे करने थे, तो मैंने नेट में देख लिया कि भाई देखो नेट में क्या करो, y पे कर दे नेट में 108 रुपए, ठीक है। और कौन सी डेट को, ऑन 30th जून, ऑन 30th जून खत्म। तो ये आपका, ये लिख के आपका आंसर खत्म होता है। तो बेसिकली 30 जून को वाई एक्स को, यहां भी लिख लेता हूं, वाई विल पे एक्स, वाई एक्स को 108 रुपए नेट में पे कर लेगा ऑन 30th जून, तो हमारी बात खत्म हो जाएगी, किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया आंसर खत्म, राइट। तो इस तरह से आपको इस केस के अंदर कैलकुलेशंस करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बैलेंस जो भी कॉन्सेप्ट बच गया, जो भी पार्ट बच गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अब आपको आज का लेक्चर, जो इस लेक्चर में जो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया और रिवाइज करना है, और ये 3 क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8, और लास्ट में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। तो एक मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूं। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 ये है, और यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को वो नंबर करना भूल गए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी, तो आप वो ठीक कर लेना, बाद में आपको डाउट ना आ जाए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां तक खत्म हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है। तो प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।